अगर आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं और केमिस्ट्री के पेपर केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वीडियोज को खोज रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के वीडियोज को प्रोवाइड करना। इसमें जो हमारा पेपर आता है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें जो हमारा यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, इसका यह पहला लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम बहुत ही बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे। हम सबसे पहले समझेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है और इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर अब डेली केमिस्ट्री के बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के वीडियोज प्रोवाइड होते रहेंगे, यानी कि अपलोड होते रहेंगे और उसका टाइमिंग डेली रात के 9 बजे रहेगा। ठीक है, अब चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखो, हमारे पास सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहला यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, हमें इसकी क्यों जरूरत है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इन सभी चीजों के बारे में चलिए पहले डिटेल डिस्कस करते हैं। देखो, केमिकल काइनेटिक्स में अगर हम बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, कुछ ऐसे कह सकते हैं। एक हमारे पास है केमिकल रिएक्शन, ठीक है, और हमारे पास दूसरा वर्ड आता है काइनेटिक्स, का अर्थ होता है काइनेटिक एनर्जी, ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी कि गतिज हमारे पास है, गति, यानी कि अगर हम बात करें तो यहां पर आएगा स्पीड या फिर इसे हम रेट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब स्पीड का मतलब ये नहीं है कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो तेज गति से चलने लगेगा, ऐसा नहीं है। रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन में उसका जो कंसंट्रेशन है वह कितना तेजी से बदलेगा या घटेगा या बढ़ेगा, इन चीजों के बारे में यहां पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्पीड का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ये रिएक्टेंट है तो ये इस पोजीशन से उस पोजीशन पर चला गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो टॉपिक पर ही रहते हैं। देखो, केमिकल काइनेटिक्स क्या है। केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हम केमिकल रिएक्शन के स्पीड या उसके रेट के बारे में बात करते हैं कि कोई भी रिएक्शन कितना तेज गति से चल रहा है, उसके हम रेट को निकालने की कोशिश करेंगे, अगर वह निकालने योग्य होगा तब। ठीक है, अब सवाल उठता है कि हम इसके रिएक्शन के बारे में यानी कि केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं। देखो, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो स्लो चलते हैं, ये हम लोग जानते हैं, और बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत ही फास्ट चलते हैं। तो अगर हम इंडस्ट्रियल पर्पज के उद्देश्य से बात करें तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जो स्लो चलते हैं और हम चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट तेजी से बन जाए तो हमारा काम हो जाएगा। इंडस्ट्री में यही तो चीजें देखी जाती हैं। तो इस सिचुएशन में उस रिएक्शन के गति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उस रिएक्शन की क्या गति है और उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका क्या मैकेनिज्म है, इन सभी चीजों के बारे में इसी चैप्टर में हम पढ़ते हैं। बात समझ में आई? तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोगों ने देखा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, अगर हम फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं, और यह पहला लेक्चर है तो थोड़ा स्लोली चलते हैं। ठीक है, देखो, हमें पता है कोई भी रिएक्शन, जैसे हम लोगों ने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में ही पढ़ा है कि जब केन शुगर को, जैसे हम लोगों ने देखा था कार्बोहाइड्रेट वाले लेक्चर में कि केन शुगर जो हमारे पास होते हैं यानी कि C12H22 और O11 था, इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करा रहे थे H2O की उपस्थिति में, या फिर कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस करा रहे थे, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रहे थे जिसमें हमारे पास बन रहा था C6H12O6 एंड एक और प्रोडक्ट बन रहा था जो सेम था C6H12O6।
जिसमें हमारे पास ये जो रिएक्टेंट है, यहाँ अब हम रिएक्टेंट कहेंगे और उधर प्रोडक्ट कहेंगे। वैसे हमेशा ही कहते हैं लेकिन यहाँ पर हम स्पेशली कहेंगे। तो जो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट है इसे हम केन शुगर कहते हैं, और जो हमारे पास प्रोडक्ट थे इसमें हमारे पास पहला था ग्लूकोज और दूसरा था हमारे पास फ्रक्टोज। ठीक है, अब ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उनके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं तो बात खत्म हो चुकी है, ऐसा नहीं है। उन चीज़ों का भी हम उपयोग करते हुए आगे चलेंगे। तो यहाँ पर मैं रिलेटेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास केन शुगर है, यानी कि ये जो हमारे पास रिएक्शन हो रहा है केन शुगर से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का फॉर्मेशन, इसमें कुछ समय तो लगेगा ही ना, चाहे वह आंख झपकते ही रिएक्शन हो जाए या फिर सालों बाद रिएक्शन हो, रिएक्शन तो होगा ही। रिएक्शन हुआ तभी ना प्रोडक्ट बना, तो इसमें कुछ ना कुछ समय तो लगेगा ही। तो उस समय के हिसाब से या उस समय के अकॉर्डिंग जो हमारा कंपाउंड है या रिएक्टेंट है इसके कंसंट्रेशन में जो बदलाव होगा उसी को ही हम रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया जिससे जब हम आगे कहेंगे तो आप लोग रिलेटेबल बना सकें। अब देखो यहां से हमने क्या देखा कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसके स्पीड या फिर उसके रेट में जो चेंज होगा उसी का ही जिसमें अध्ययन करते हैं वह है केमिकल काइनेटिक्स। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड या रेट में जो बदलाव होता है उसी को ही हम केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, लेकिन और भी चीजें हैं, केवल एक ही चीज तो है नहीं कि इसके अंतर्गत हम पढ़ लेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कुछ फैक्टर अफेक्ट भी करते हैं। चलो मैं यहाँ पर एक एक करके चीजों को लिखता हूँ जिससे और चीजें आसान कर सके हम। पहला हम पढ़ेंगे इसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर इसी को ही हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, यानी कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो यहां पर हमारे पास है, इसमें हम ऐसे ही ओरली समझ लेते हैं। कंसंट्रेशन और टेम्परेचर में हम कुछ चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है और दूसरा अर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें इनके अंतर्गत आएंगे, उन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। और इसके बाद हमारे पास जो तीसरा मेन पॉइंट आएगा जो इसमें हम पढ़ेंगे वो रहेगा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वैसे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जो होता है वो ऑर्गेनिक का टॉपिक होता है, लेकिन यहाँ पर हम फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड मैकेनिज्म समझेंगे। हम इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मैकेनिज्म को हम नहीं समझेंगे, बल्कि यहाँ पर हम फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड मैकेनिज्म को समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब चलिए हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। देखो ये आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार ले लीजिएगा आप लोग, 1 2 3 गॉन। तो चलिए अब आप सभी लोग जो नोटबुक बना रहे होंगे वो सभी लोग पहला हेडिंग डाल दीजिए केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। हम इसमें समझेंगे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। और मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग अगर आप लोग नोटबुक लेकर नहीं बैठे हैं तो जरूर लेकर बैठ जाइए करिए, जिससे आप लोग को खुद से जब नोट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा। अदरवाइज हम नोट्स केमिस्ट्री के नोट्स आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी लोग जाकर वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर सभी क्लासेस के पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे। आइए बात करते हैं यहां पर कि किसी भी रिएक्शन का क्या रेट होता है, यानी कि कोई भी रिएक्शन कितनी तेजी से जो उसके रिएक्टेंट होते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कोई एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें हमारे पास A और B दो कंपाउंड्स एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं और C एक नया कंपाउंड या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो ये A और B हैं इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो C है इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। बहुत ही बेसिक लेवल की बात हुई, आइए बढ़ते हैं आगे।
कोई भी रिएक्शन कितनी तेजी से प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर रहा है, कोई भी दो या दो से अधिक कंपाउंड्स या रिएक्टेंट्स एक दूसरे से कितनी तेजी से रिएक्शन करके एक नए प्रकार का कंपाउंड या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसी तेजी से उसी गति को ही नापना हमारा रेट ऑफ रिएक्शन में आता है। दूसरे शब्दों में समझो कि किसी भी रिएक्शन में जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स तो किसी भी रिएक्शन में रहेंगे ही, तो अगर ये रिएक्टेंट्स हैं, इनके कुछ कंसंट्रेशन होंगे और वो कंसंट्रेशन एक दूसरे से मिलकर जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसका भी अलग कंसंट्रेशन होगा। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? तो इनके कंसंट्रेशन का बदलाव समय के साथ, इनके कंसंट्रेशन का बदलाव यानी कि रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन का बदलाव होना ही रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। समझ में आई बात? चलिए इसे हम डिफिनीशन के तौर पर लिखते हैं कि क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर हम लिख सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन, the rate of reaction is a change in respect to time। ठीक है, यानी कि जब हमारे किसी भी कंपाउंड या किसी भी रिएक्शन में जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं वो टाइम के साथ ही तो बदलाव होंगे उनके कंसंट्रेशन में, तो इसी को ही हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये डबल इन्वर्टेड कामा में बोल्ड कलर से लिख लीजिएगा। क्या होता है मैं रिपीट कर देता हूं, अगर कहीं पर भी आपको शब्दों में कुछ कमी या उतार चढ़ाव दिखे तो आप लोग उसे इग्नोर कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है गलतियां तो इंसानों से ही होती है ना। देखो यहां पर लिखा हुआ है द रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का क्या रेट होता है, इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि समय के साथ जो रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन होते हैं उनमें जो बदलाव होता है उसी को ही हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अगर इसका हम बात करते हैं फार्मूले के ऊपर, तो यहां पर हमारे पास फार्मूला आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे पास अगर फार्मूले की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास फार्मूला लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, अपॉन में टाइम इंटरवल लिख दीजिए। ठीक है, टाइम इंटरवल यानी कि हमारे कितने समय में कितना चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन, वो भी किसके, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो मैं लेकिन केवल यहाँ पर किसी को भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि इससे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में होता है तो हमें दोनों ही लिखने पड़ेंगे अगर लिखते हैं तो, अदरवाइज नहीं लिखते हैं तो हमें दोनों ही लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बात क्लियर हुई? अब देखो कुछ और भी चीजें, एक्सटर्नल चीजें समझो। जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो ये हमारे पास अगर एक्वस सॉल्यूशंस हैं, यानी कि अगर ये हम बात कर रहे हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, तो इनके कंसंट्रेशन में बदलाव होता है। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं। अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो रहा है और ये रिएक्शन अगर एक्वस पोजीशन में हो रहे हैं, ठीक है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यही चीजें आपको लिखनी है, ये चीजें नहीं लिखनी है। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और ये एक्वस सॉल्यूशन में हो रहे हैं तो इनके कंसंट्रेशन में बदलाव होता है। किस में बदलाव होता है? कंसंट्रेशन में। लेकिन अगर कोई रिएक्शन गैसियस फेज में हो रहा है, यानी कि हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो भी गैस होंगे, जो प्रोडक्ट होंगे वो भी गैस होंगे, तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे वो उनमें क्या होगा, उनके कंसंट्रेशन में बदलाव नहीं होता बल्कि उनके प्रेशर में बदलाव होता है। किसमें बदलाव होता है? प्रेशर में बदलाव होता है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। क्या मैंने कहा कि हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनमें मैंने आप सभी को बताया कि किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन वह चेंज होता है कंसंट्रेशन में, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन में वह बदलाव होता है जो समय के साथ होता है।
लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि अगर वही रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है या फिर कह सकते हैं सॉल्यूशन में हो रहा है, यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन में हो रहा है, तो इस सिचुएशन में उनके कंसंट्रेशन में बदलाव होगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन गैसियस फेज में हो रहा है, यानी कि हमारे पास रिएक्टेंट्स भी गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है, तो इस सिचुएशन में उसके प्रेशर में बदलाव होता है। बातें क्लियर हुई? और एक चीज और नोट कर लीजिए, यहां पर आप सभी लोग लिख लीजिए कि अगर इसका हम यूनिट की बात करें तो यहां पर लिख लीजिए द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट, यानी कि इसका क्या मात्रक होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है, मैं इसका पूरा स्पेलिंग लिख देता हूं, कंसंट्रेशन। अगर हम बात कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन के ऊपर, तो इस सिचुएशन में हमें पता है कि जो भी हमारे कंसंट्रेशन होते हैं उनके जो मात्रक होते हैं वो होते हैं मोल पर लीटर, ठीक है, तो मैंने मोल पर लीटर लिख दिया, यल हो गया। लेकिन हमें पता है टाइम इंटरवल, और टाइम का मात्रक होता है सेकंड, तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया एस, यानी कि सेकंड। बात क्लियर हुई? तो अगर इसे हम नॉर्मल शब्दों में कहें तो इसे हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी कि लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। समझ में आई बात क्लियर हो गई? ये हमारे पास यूनिट है, और ये चीजें अगर आप लोग नीचे पॉइंट के तौर पर लिख देते हैं कि अगर हमारा रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है तो कंसंट्रेशन में बदलाव होता है, अगर हमारा रिएक्शन गैसियस फेज में होता है तो उनके प्रेशर में बदलाव होता है। ये आप सभी के लिए बोनस पॉइंट है, ठीक है, और ये आपको लिखना ही है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। 1 2 एक बारी फिर से आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसे थोड़ा अच्छे से लिख दिया, क्योंकि अगर बाद में आप लोग देखेंगे तो हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, फिर आप कहेंगे कि सर जी अच्छे से बताए ही नहीं। तो फिर से ले लीजिएगा, क्योंकि इस बार अब सही है। 1 2 3 गॉन, ठीक है। पिछली बार भी सही था, लेकिन आप लोग कंफ्यूज कहाँ होते कि यहाँ पर हम कंसंट्रेशन प्रेशर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर यूनिट की बात कर रहे हैं, सर जी क्या बता दिए थे, समझ ही नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि जो भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें जो रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन होगा, कुछ तो मात्रा होगी उसकी, अगर वह मात्रा ही नहीं होती तो उसमें रिएक्शन ही नहीं होता, लेकिन मात्रा है यानी कि कंसंट्रेशन है तो रिएक्शन करने के योग्य है। तो जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनके जो कंसंट्रेशंस होते हैं, समय के साथ उनमें जो बदलाव होता है, यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनके कंसंट्रेशन, जो प्रोडक्ट हैं उनके कंसंट्रेशन, इन दोनों में ही बदलाव होगा किसी भी रिएक्शन में। जो रिएक्टेंट्स होंगे उनके कंसंट्रेशन घटेंगे, जो प्रोडक्ट होंगे उनके कंसंट्रेशन बढ़ेंगे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा। तो जो इनमें बदलाव हो रहा है समय के साथ, इसी को ही हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। एक बात हम और कहना चाहेंगे, इस बार बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए आप सभी को एग्जाम में, जिससे आप सभी लोग परेशान ना हो, इस बार हम पेड बैच भी लॉन्च कर चुके हैं। अगर आप सभी को ज्वाइन करना है तो जल्दी से जाइएगा, आई बटन पर एक वीडियो मिल जाएगा, आप सभी लोग उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें केवल 10 ही सीट है और उन 10 सीट के भरने के बाद आपको बैच में एडमिशन नहीं मिलेगा और लगभग वह बैच भर चुका है। तो अगर आपको चाहिए तो जल्दी से जल्दी हमें कांटेक्ट करिए, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए अब रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड एक छोटे से और कॉन्सेप्ट की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट को हम आगे उपयोग करेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए यहीं पर हम क्लियर कर देंगे जिससे आपको आगे कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो यहां पर लिखा हुआ है कि इफ dx, हमारे पास dx क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट चेंज्ड। क्या कहता है कि कोई भी रिएक्शन जब होता है, हम लोगों ने देखा कि A + B = C, तो रिएक्टेंट्स का जो हमारा कंसंट्रेशन है उसमें वह जो कंसंट्रेशन है वह मान लेते हैं x है, ठीक है। अगर कुछ समय बाद हम मान लेते हैं कि थोड़े से समय के बाद
थोड़े से समय के लिए हम मैथमेटिक्स में dt उपयोग करते हैं, जैसा कि यहां पर देखने को भी मिल रहा है dt, यानी कि एक थोड़े से स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि थोड़े से समय के बाद जो हमारा रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन में थोड़ा सा बदलाव होता है जिसे हम dt से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सिचुएशन में जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इस सिचुएशन में जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा dx अपान में dt। ये हमारे लिए एक फार्मूला है, ठीक है, इसे आप लोग लिख लेना है। क्या है यहाँ पर dx, यह है dt समय के रिस्पेक्ट में dx कंसंट्रेशन बदलाव है, किसका, रिएक्टेंट्स का। अब दूसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि dc, यहां पर हम लोगों ने dx लिया था, यहां पर dc ले रहे हैं, और यह dc क्या रिप्रेजेंट करता है इसके बारे में समझते हैं। देखो dt शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा समय है dt। तो इस इंटरवल ऑफ टाइम में हम यह बात कर रहे हैं कि जो यह dc है वह जो रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन बच गया है, dt समय बाद हमने देखा कि कंसंट्रेशन में बदलाव होगा, और जो रिएक्टेंट्स का अब कंसंट्रेशन केवल बचा हुआ है उसी को ही हम dc से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें dx जो है वो बदलाव हो चुका है, और इसमें बदलाव होने के बाद जो रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन बच रहा है उसे हम dc से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वो होगा माइनस dc अपान में dt, ठीक है। अब सवाल उठता है कि माइनस हमने क्यों लगा दिया, सवाल है और जायज सवाल है। तो इस सवाल का जवाब यह है कि समय के साथ इसमें कंसंट्रेशन में कमी आ गई है, इसलिए हमने माइनस का उपयोग किया है। यहां पर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, क्योंकि बाद में समस्या हो सकती है। तो यहां पर लिख दीजिए कि निगेटिव साइन डिक्रीज विथ टाइम, ठीक है, किसका कंसंट्रेशन है, वो भी हमारे पास रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन है। तो इसलिए यहां पर माइनस का साइन उपयोग किया गया है, जबकि यहां पर हम माइनस का साइन इसलिए नहीं उपयोग किए हैं क्योंकि यह dx जो है वह कंसंट्रेशन में बदलाव है, जबकि यहां पर dc जो है वह कंसंट्रेशन में बदलाव होने के बाद जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अब हम जब ऐसे पॉइंट का उपयोग करेंगे तो वहां पर हमारे सामने ये सभी चीजें मिलती रहेंगी। इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और हम सब अगले लेक्चर में मिलेंगे, क्योंकि यह वीडियो लगभग 20 मिनट का हो चुका है और इससे बड़ा हम बना देंगे तो अपलोड होना पॉसिबल नहीं है आज के लिए। लेकिन हमारा यह जो लेक्चर है यह पहला लेक्चर है, इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया और बहुत ही बेसिक लेवल से हम लोगों ने शुरुआत भी किया है। तो आप सभी को आगे बहुत सारे लेक्चर्स मिलने वाले हैं और बहुत ही मजा आने वाला है। डेली रात में 9 बजे आपको वीडियोज मिलेंगे। पहले आपको शाम को 6 बजे वीडियोज मिलते थे, लेकिन इस बार हमने क्या किया है कि शाम को 6 बजे बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए मैथमेटिक्स के वीडियोज अपलोड करने शुरू किए हैं। तो इस वीडियो का टाइम रात के 9 बजे रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, लेकिन अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा। और आप सबके बहुत सारे कमेंट और बहुत दिनों के इंतजार के बाद यह वीडियो आया है और इस वीडियो में मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैं भी चाह रहा था कि केमिस्ट्री के वीडियोज किस दिन से मैं शुरू करूं अपलोड करना, लेकिन वह दिन आ चुका है। तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा है या नहीं लगा है। और ऐसे ढेर सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने हो तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।